सक्सेसफुल प्रमोटर के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल प्रमोटर के अंदर विनिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। विनिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या होती है, जीतने की भावना होती है ना। जीतने का मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको, उस गोल को अचीव करनी है, यानी उसमें सक्सेस होने की भावना होती है ना। ये नहीं कि पहले से ही आपका जो मोरल है क्या है, डाउन हो जाए। डाउन हो जाए तो क्या करोगे आप, मोटिवेट नहीं होगे, और मोटिवेट नहीं होगे तो उस काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। करेज होना चाहिए, करेज मतलब साहस, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हाई मॉरल होना चाहिए। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी पर्सन को विनिंग पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि उस एक प्रमोटर को क्या बनाते हैं, विनिंग पर्सनालिटी बनाते हैं, यानी कि जो वो काम करने जा रहा है उसमें उससे जीतने की भावना को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है वाइड नॉलेज, यानी उसके पास विस्तृत नॉलेज हो। वाइड नॉलेज यानी उसके पास क्या होगा, विस्तृत ज्ञान होगा, है ना। विस्तृत ज्ञान किसके सेंस में, इन द सेंस ऑफ बिजनेस, इन द सेंस ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस करने जा रहा है उस बिजनेस के सेंस में क्या होगा, उस बिजनेस के सेंस उसका वाइड नॉलेज होगा। जैसे नॉलेज अबाउट इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी कि फ्यूचर में क्या इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन, लीगल कंडीशन, ठीक है, सोशल कंडीशन। ये सारी कंडीशंस के बारे में क्या करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना। इन सारे फैक्टर्स के बारे में क्या करेगा, वो पहले से जानकारी रखेगा कि इन फ्यूचर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हमारे बिजनेस में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे बैन लगा ना। जितने भी गेमिंग ऐप थे, एप्लीकेशन जैसे ड्रीम 11 सर्किल और भी बहुत सारे तरह के गेमिंग ऐप थे, हाँ मनी गेमिंग ऐप थे, जो उन पे क्या लगा है, बैन लगा है, गवर्नमेंट लगाया है। तो क्या ये इस चेंज को कैसा चेंज मानोगे, कैसा चेंजेस नहीं है, लीगल चेंजेस है। लीगल चेंज क्यों है, क्योंकि दोनों सदनों से कानून बन के पास हुआ। क्या हुआ है, कानून बन के पास हुआ। तो कानून अगर सदन से बना, कोई ऐसा बिजनेस है जो उस टाइप का बिजनेस करता है और इस कानून को नहीं मानेगा, नहीं, सारे बिजनेस को मानना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कुछ बदलाव होते हैं तो इन फ्यूचर ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करता है, प्रमोटर जो है अपने आप को तैयार रखता है कि बिजनेस में फ्यूचर में कोई भी कंडीशंस होंगे तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उसके लिए हम खुद को क्या करेंगे, तैयार रखेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है सर, उसको टच करने का जरूरत नहीं। चलो अगला है इनिशिएटिव एंड फॉरसाइट। तीसरा है वो इनिशिएटिव एंड फॉरसाइट। इनिशिएटिव एंड फॉरसाइट का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि। क्या होता है, दूरदृष्टि, यानी जो प्रमोटर होगा उसकी दूरदृष्टि होगी, इन फ्यूचर क्या हैपन होने वाला है,
दूरदृष्टि। अच्छा, महाभारत में किसके पास दूरदृष्टि था? हाँ, द्रोणाचार्य के पास जो 12 विषय द्रोणाचार्य थे कि धृतराष्ट्र थे? दूरदृष्टि से श्री कृष्ण भगवान ने कहा। बोलो बोलो, क्या बोल रही है? हाँ, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास। श्री कृष्ण वही ना। एक नाम था संजय कुमार। क्या नाम था? संजय कुमार। संजय कुमार के पास भी महाभारत में दूरदृष्टि थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध देख के और धृतराष्ट्र को उसकी कहानी सुनाते थे कि अश्वत्थामा मारा गया, अर्जुन जीत गया, उसने उसका वध कर दिया। नहीं नहीं, वो दूसरा था, पार्वती। ठीक है, तो जो जिसके पास दूरदृष्टि थी उनका नाम था संजय कुमार। यानी वो देख लेते थे फ्यूचर में उस जगह पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। फॉरसाइटनेस, दूरदृष्टि। ऐसे बिजनेसमैन के पास भी दूरदृष्टि होना चाहिए। इन फ्यूचर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो जो भी फ्यूचर में चेंजेस होने वाले होंगे उसके लिए अपने को फिर पहले ही क्या करना है? प्रीपेयर। प्रीपेयर मतलब पहले से तैयार। बात समझ में आए? खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना कि फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे ना, हम इजीली उसको क्या कर लेंगे? एडॉप्ट कर लेंगे। अगली बात समझिए। अगली बात है डायनेमिक आउटलुक। उसका लुक डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक आउटलुक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, है ना? क्या होता है? परिवर्तनशील। यानी कह रहा है कि एक सक्सेसफुल प्रमोटर क्या होता है? डायनेमिक होता है इन नेचर। सक्सेसफुल प्रमोटर इज डायनेमिक इन नेचर। यानी कि एक सक्सेसफुल प्रमोटर जो होता है वो नेचर से डायनेमिक होता है। यानी किसी भी तरह के होने वाले बदलाव में वो खुद को क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी डायनेमिक आउटलुक में कोई भी चीजें चेंजेस हो रही है या कुछ भी चीज परिवर्तन होने वाला है तो उसमें क्या करेगा? वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा और उसके लिए क्विक डिसीजन ले सकता है। क्या कर सकता है? क्विक डिसीजन ले सकता है, यानी तेजी से निर्णय ले सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे बिजनेस के लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। अगला जो है इनकी पर्सनालिटी में वो कह रहा है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? धारण कर, है ना? कह रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, आप उसको क्या करिए? एडॉप्ट करिए। आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो बिजनेस के जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये 5 फैक्टर्स हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है? 5 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में कुछ भी चेंजेस होगा तो बिजनेस का इस पर कोई पकड़ नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इनमें जो चेंजेस होंगे, ये जो चेंज होगा उसे बिजनेस के अंदर क्या करना होगा? लागू करना होगा। जैसे जीएसटी। जीएसटी का नाम सुना है? क्या है जीएसटी? टैक्स। कैसा टैक्स है? और बाकी टैक्स कैसा है? राइट। टैक्स 2 ही तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट इन नेचर, एक इनडायरेक्ट इन नेचर। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना? कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। बस समझ में? तो जब जीएसटी लागू हुआ था तो किसी ने कहा क्या बिजनेस में कि हम अपने अंदर जीएसटी लागू नहीं करेंगे। सबने जीएसटी अप्लाई किया ना अपने बिजनेस के अंदर, किया कि नहीं किया? वही क्या है? एडॉप्टेबिलिटी। यानी कि इनके नेचर में जो भी परिवर्तन होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको ये क्या करते हैं? इजीली एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी उसका विरोध नहीं करते। विरोध करने में समय बर्बाद करने से क्या फायदा? अगर इजीली एडॉप्ट कर लोगे तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग में और बिजनेस को सक्सेस बनाने में फोकस करोगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके भी अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो भी आप किसी काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते।
मान लो आपने बीकॉम एडमिशन लिया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं बीकॉम पास कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अरे चलो एडमिशन लिया तो मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और मेहनत करके सफल होकर दिखाएंगे। यही बात समझ में? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर से, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ को कर लूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज से तीसरा लेसन स्टार्ट होगा। कौन सा लेसन? तीसरा। चलिए, कह रहे क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? क्वालिटी ऑफ। अब क्या पढ़ेंगे? क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा? ठीक है, अब सही हो गया। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, तो बातें भी बदल जाएंगी, फिर बातों को भी हटा देते हैं। बात नहीं करो, फिर बोल रहा हूँ बात मत करो, बार बार बोल रहा हूँ बात मत करो। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस दो ही तरीके से आ सकता है। किसी भी बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस का जो आइडिया है या बिजनेस करने का जो हुनर है वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो आता है नेचुरल। कैसे आता है? नेचुरल। और दूसरा थ्रू अक्वायर है ना? क्या कहते हैं? अक्वायर। ठीक है, अक्वायर मतलब धारण करना। एक तो बाय नेचर आपके अंदर है वो चीजें, एक तो बाय नेचर वो चीजें आपके अंदर है, और दूसरा कहाँ से आया है? आपने उसे सीखा। ठीक है, जैसे एक बिजनेसमैन के अंदर घर का बेटा क्या होता है? उसका बेटा है, बिजनेस में रहते रहते वो क्या करता है? बाय नेचर वो बिजनेस सीख जाता है। दूसरा, उसके बाद कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो पहली बार वो बिजनेस कर रहा है, तो क्या करता है? बिजनेस को अक्वायर, वो सीखता है। बात समझ में? एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस को देखते देखते क्या करता है? बिजनेस सीख जाता है। भाई नेचुरली तरीके से वो सीख जाता है, क्योंकि उसी एटमॉस्फेयर में पलता है, बढ़ता है, इसलिए वो नेचुरली तरीके से सीख जाता है। लेकिन आपके घर में कोई बिजनेसमैन नहीं, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, पहली बार बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या करना होगा? उस स्किल को अक्वायर करना, सीखना होगा। ठीक है ना? तो दो मेथड से ये चीजें आती है। बिजनेस करने के मेथड दो तरीके से होते हैं, एक नेचर से और एक अक्वायर। मार्कर के लिए तुम्हारे पास इसमें इंक ही नहीं है, इंक भी नहीं डालो, इसमें ड्राई है अपना वाला मार्कर, इसमें ड्राई है, इसमें डालो। हम लोग अरे इसमें इंक डाल दो। नहीं लाया, कोई बात नहीं, इसी में डाल देंगे, टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो हम दो तरीके से बात करो तो छोटा उखाड़ना लगेगा। एक तो नेचर से आता है, दूसरा अक्वायर से आता है। ठीक है, नेचर से मतलब हम
या किसी के घर में बिजनेस है तो बिजनेस में पलते बढ़ते देखते हुए हम क्या करते हैं, बिजनेस को सीख जाते हैं। दूसरा, आपके घर में बिजनेस नहीं है, आपने नहीं देखा, नहीं सीखा, करके सीखते हो। जब करने जाते हो तब उस स्कूल को क्या करते हो, करके सीखते हो। वो क्या है, अक्वायर करना। ठीक है, कहीं रह के सीखना, ट्रेनिंग लेके सीखना, देख के सीखना, अक्वायर करना। ठीक है, तो दो तरीके से हमें आता है। ठीक है, क्या बिजनेस इंटरप्राइजिंग नेचर, रिस्क बियरिंग capacity, leadership quality, influence of personality are seen. Some person are there birth of the some acquired then later. यानी कह रहा है कि देखो लीडरशिप है ना, ये लीडरशिप हुई या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हुई या क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने का क्वालिटी हुआ आप में, ये सारी की सारी चीज़ें किसी को बाई बर्थ आता है और किसी को अक्वायर होता है। बस समझ में, यानी कोई पैदा होते ही सीखता है और कोई बड़ा होने के बाद सीखता है, पढ़ लिख सीखता है। आई बात समझ? ठीक, अब क्या कह रहा है कि भाई देखो कुछ एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस सक्सेस बनाने के। ठीक है, अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट, इसको बता देता हूँ मैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस, किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप क्या करोगे, उस बिजनेस के बारे में समझोगे ना, निश्चित करोगे कौन सा बिजनेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या परफॉर्म करना है। बात समझ में, हमें बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किसका बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है, फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बात समझ में, क्या करना है का मतलब बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, मोबाइल का, चश्मा का, ईयरफोन का, पंखा का, कूलर का, टीवी का, किस चीज़ का करना है। वी आर सेलेक्ट बिजनेस, एक चीज़ का सेलेक्ट करेंगे, और जब हम उस बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे तो कैसे करना है, तो भाई मशीन करना है, मशीन लेंगे, कितना करना है, किस लेवल का करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसा करना है, तो जैसा करेंगे उसके लिए कैपिटल वैसा लाएंगे। बस में ना, तो जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी डिफाइन कर नहीं सकते। आगे बस में, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करने की हमारा उद्देश्य है क्या, और जब उद्देश्य का पता होगा फिर हम उसके लिए इनिशिएट करेंगे, सारा पहल करेंगे उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बात क्लियर है, समझ में आया सबको। दूसरा प्लानिंग है, सेटिंग ऑफ द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना बनाना, है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, थिंकिंग इन एडवांस, है ना। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, यानी कि हम पहले ही ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं। बात समझ में आई, वी आर थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोच लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, किसके लिए करना है। यानी प्रोडक्शन करना है तो किसका प्रोडक्शन करना है, करना भी है तो कितना करना है, कर भी लिए तो किसके लिए कर रहे हैं, करना है तो कहाँ मिलेगा हमें, और प्रोडक्शन हम कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ों का पहले हम डिसाइड करते हैं किसके थ्रू, बस समझ रही। किसी को दिक्कत है, देवियों हम सज्जन, बताओ किसी को कोई समस्या।
देन एडुकेट फाइनेंस। एडुकेट फाइनेंस, एडुकेट फाइनेंस। यानी फिर क्या करेंगे हम, उस फाइनेंस को क्या करेंगे, प्रॉपर फाइनेंस को अराइज करेंगे, कितना पैसा हमारे बिजनेस में लगेगा, हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो भाई जब हम अपना क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पता करेंगे ना क्या करना है, मोबाइल बनाना है, कितना बनाना है, 100 मोबाइल बनाना है, किसके लिए बनाना है, फलाना कस्टमर के लिए बनाना है जहाँ से डिमांड है ना, कैसे बनाना है, मशीन से बनाना है। तो हम सारे चीज़ों का देखेंगे ना कितना खर्चा आ रहा है, एस्टिमेशन करेंगे ना प्राइस का, पैसे का एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाएंगे, और जब उसका अनुमान लगा लेंगे तब जाके हम क्या करेंगे, रियल प्राइस पे आते, ठीक है ना, क्या करना है कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, एडुकेट फाइनेंस यानी कि प्रॉपर फाइनेंस, एक्चुअल फाइनेंस, एक्चुअल मनी इन्वॉल्व इन बिजनेस, है ना, मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मनी इन्वॉल्व इन बिजनेस, एक्चुअल मनी आर इन्वॉल्व इन बिजनेस, ठीक है। चलिए जैसे कि मान मैंने क्या बोला, मान सपोज है तुम एक बिजनेसमैन हो, ये कौन है, ये लड़कियां है, मैं लड़की बना, ठीक है, ये झुटला ही है, क्या नाम इसका, हाँ झुटला ही है, ठीक है, ये झुटलैया है और ये क्या करेगी, बिजनेस करेगी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बिजनेस यही संभालेगी, तो इसने सोचा कि हमें क्या बनाना है, मोबाइल, क्या बनाना है, इस झुटलैया को मोबाइल बनाना है, ठीक है, सेल्फी लेके दी गई। चलो अब देखो भाई, इसने सोचा कि बिजनेस में फाइनेंस की आवश्यकता होगी, तो हम जो फाइनेंस अराइज करते हैं तो जरूरी तो नहीं कि हमारे जेब में होता है, नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, और बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो 100 मोबाइल बनाने का जो कॉस्ट है वो मान लो 1 लाख रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है, दिख रहा है सबको, मतलब टोटल कॉस्ट आर 1 लाख रुपीज, टोटल कॉस्ट आर 1 लाख रुपीज, ओके। अब लगा कितना, 1 लाख लगेगा, और झुटलैया ने क्या कर दिया, 1.5 लाख राइज कर दिया, कितना, 1.5 लाख राइज कर दिया। अब ये बताइए क्या ये झुटलैया ने जो 1.5 लाख रुपया अराइज किया है, फंड रेज किया है आउटसाइडर से, क्रेडिटर से, यानी क्रेडिटर मतलब जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये 1.5 लाख रुपया एडुकेटेड है, एडुकेट है, सही है, क्यों नहीं है, तो भाई 1 लाख तो हो ही जा रहा है ना, 50,000 तो बच ही रहा है, एडुकेट नहीं है, एडुकेट है ना। अच्छा मान लो ये तो ठीक, 1 लाख का बजट है और झुटलैया ने कहा कि नहीं हमको 75,000 चाहिए, क्या चाहिए, 75,000, ठीक है, 75,000 चाहिए। अब बताओ ये एडुकेट है कि नहीं है, एडुकेट फाइनेंस अराइज किया इसने, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 25,000 कम हो जाएगा, तो वो 25,000 कहाँ से, देखो बेटा सबसे पहले ये झुटलैया ने दोनों केस में गलती किया, इसमें भी गलत किया है, इसमें भी गलत, क्यों गलत किया, मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें क्या है 75,000 अगर ये लेके आती है, तो अगर कितने का, एक फोन पड़ा, एक फोन कितने का पड़ा, 1000 रुपये का पड़ा, ठीक है, तो एक फोन पे ये कितना ला रही है, 750 रुपये, कितना ला रही है, तो क्या 750 रुपये में फोन मैन्युफैक्चर हो जाएगा, नहीं, जो भी बनाएंगे वो डिफेक्टेड होगा, यानी कोई हमसे परचेस नहीं करेगा,
तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या होगा, हम सिर्फ 75 फ़ोन बना सकते हैं, 25 फ़ोन का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये तो कैंसर, यानी कि ये तो एडुकेटेड नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब झुटलाइया 1.5 लाख लग गया तो यहाँ भी गलत है, यहाँ भी क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है भाई? क्योंकि जो ये 50,000 रुपये अधिक लेके आ रही है, 0.5 लाख जो अधिक लाई है, तो जहाँ से लेके आई है, क्या उसको लोन पे ब्याज नहीं देना है आपको? ब्याज देना है ना। तो इसका तो कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस पे क्या देंगे, ब्याज। तो ब्याज कहाँ से आएगा, हमारे जेब से? भाई तो हमारा बिजनेस है तो हमारे जेब से ही तो जाएगा ना। ब्याज कहाँ से आएगा, हमारे जेब से। यानी हम 50,000 रुपये फालतू का ब्याज देंगे। इसलिए हमें ना अधिक लाना है ना कम लाना है, जितने की जरूरत है उतना ही फाइनेंस, उतना ही फंड रेज करना है। बात समझ आया? उसे क्या बोलते हैं, एडुकेट। अब झुटलाइया कोई भूलेगा, ऐसे कहा है। प्रॉपर लोकेशन एंड लेआउट ऑफ बिजनेस। प्रॉपर लोकेशन एंड लेआउट ऑफ बिजनेस। एक बार ऐसे ही क्या हुआ था ना, अभी तुम्हारा जो सीनियर बैच पास आउट हुआ है, अभी इसी साल में वो लोग पास होके गए। उसी में एक लड़की थी जिसका नाम था रिंकी। हाँ, तो लॉ पढ़ा रहे थे। लॉ में क्या होता है, कानून होता है। जब आप भी उस 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो लॉ पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाते हमने कह दिया इसे ही रिंकी के पास। बताओ इस पे केस होगा कि नहीं होगा? एक सिंपल सी बात, जाके प्रिंसिपल सर के पास कोई सर जी हमको पापा के नाम से चिढ़ा रहे हैं, हम पागल रही है। तो फिर हम गए शाम के टाइम गए ऑफिस में। तो प्रिंसिपल सर कहेंगे सर देखिए आप लोग ऐसा मत करिए। हम कहें क्या होगा ऐसा क्या करते हैं सर? अरे सर किसी बच्चे के नाम को लेके मत कुछ कहिए आप लोग। अब बच्चे के पापा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम कहेंगे हद है भाई। अरे सर वो लॉ है, लॉ के हिसाब से हम समझा रहे थे कि कोई गाना है किसी के नाम से है, वो बंदा भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर हम गा दे तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो सर हम लॉ पढ़ा रहे थे सर। अरे सर वो तो बड़ा पागल है, आगे कह रही है कि मेरे पापा के नाम से हमको चिढ़ा रहे। तब तक जब तक क्लास में पहुँचती थी हम उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। क्या ठीक है देख हंस दी तो जाके कहेगी सर मुझे जो हंस रहे हैं। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट आया था, इसीलिए किसी बच्चा और बच्ची का तब मैं नाम नहीं रखता हूँ, ABCD लिख देता हूँ, XYZ लिख सकता हूँ, झोटलाइया लिख दूँगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिख पता नहीं होगा। फिर प्रिंसिपल सर के पास पहुँच जाओगे। इस पर हमको टारगेट करते हैं, हमारा एग्जाम्पल देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है। जिस समय जिस एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होती है टीचर वही देते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारा कोई आपसे बैर है, कोई दुश्मनी है। हम तो ऐसे भी मस्ती में पढ़ाते हैं, हंसा के पढ़ाते हैं, क्योंकि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाऊंगा 10 मिनट में बोर हो जाऊँगा, 10 मिनट भी नहीं खेल पाऊंगा अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं हंसा के पढ़ाता हूँ कि थोड़ा सा मूड फ्रेश रहेगा, तो आधे घंटे 45 मिनट खेल ले जाऊँगा, पढ़ोगे नहीं शायद खेल ले जाऊँगा। ठीक, तो भाई कंटिन्यू। चलो टॉपिक क्या था, प्रॉपर लोकेशन एंड लेआउट ऑफ एंड साइज। 10 मिनट और आ जाता है मैडम का टाइम। ठीक है मैडम कैसे बहुत लंबा है, दो तीन टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन लेआउट एंड साइज। ठीक है, देखो हमने आपसे बात किया था किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। कौन करता है, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट डायरेक्शन। तो राइट टाइम हो गई बात, राइट प्लेस यानी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि किस जगह पे बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे 3 चीजें अवेलेबल होगी, क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और रॉ मटेरियल। इसके बाद किसी चीज की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये 3 चीजें आसानी से वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? ये 3 चीजें बेसिकली वहां पे आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी तो बातें बाकी फाइनेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बात में चाहिए, लेकिन ये बेसिक 3 चीजें आपको वहां पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और लेआउट मतलब लेआउट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? मशीनों को सिस्टमेटिकली क्या करना, अरेंज करना। लेआउट मींस यहां पे लिख दूं, लेआउट मींस सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ मशीनरी। मशीनरी को क्या करेगा? सिस्टमेटिक अरेंज कर देना। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है इसमें? फैसिलिटी फॉर रिसर्च। फैसिलिटी फॉर रिसर्च मिटाया ना इसको? मिटाया ऊपर से मिटा रहा हूं। भैया को मिटा दे रहा है। फैसिलिटी फॉर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए? यानी कि भाई देखिए, सबसे पहली बात हम बिजनेस कहाँ लगाने जा रहे हैं, तो इसका रिसर्च करेंगे कि वहाँ पे आसानी से हमें रॉ मटेरियल, लेबर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा, ये सारा चीज़ अवेलेबल है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे नियर में मार्केट है कि नहीं, जहाँ हम अपने वस्तु का सप्लाई करके सेल करें। ठीक है, ये चीज़ उस वस्तु का डिमांड कहाँ पे है, उस प्लेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यानी ये सारी चीज़ें किस में आती है? रिसर्च में आती है कि कस्टमर किस चीज़ का ख्वाहिश रखता है, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर कितना किस चीज़ को पसंद करता है ना। क्योंकि भाई अगर आपको जो चीज़ें पसंद नहीं होगी तो आप उसको खरीदोगे नहीं खरीदोगे, सिंपल सी बात है। तो हम आपकी पसंद को जानते हैं, हम उस मार्केट को जानते हैं जहाँ पे इसका डिमांड है। हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, बारीकी से जानते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को क्या करें? प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अगर एफिशिएंट एंड डायनामिक लीडरशिप। एफिशिएंट एंड डायनामिक लीडरशिप डायनामिक लीडरशिप भाई देखिए, एफिशिएंट मतलब ऐसा लीडर होना जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके फॉलोअर्स हैं उसे इस तरीके से काम को कंप्लीट कराए, कम से कम कीमत में उस काम को सही तरीके से कंप्लीट कर दे। यही लीडरशिप, एफिशिएंट लीडरशिप होता है कि किसी लीडर के द्वारा इस तरीके से काम को कंप्लीट कराना, कम से कम कीमत में उस काम को सही तरीके से कंप्लीट कर दे। आगे बात सुनिए, ये किसका गुण होता है? एफिशिएंट लीडरशिप। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो एडिट करो, ज्वाइन करो।